आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ओबेसिटी इज़ बिकमिंग अ ह्यूज टॉपिक दीज डेज। मोटापा का इंसिडेंस इंडिया में बढ़ता जा रहा है। 15 से 20% लोग मोटापे से सफ़र कर रहे हैं एंड इस मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो ये एक बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है आजकल के लिए कि हम मोटापे के बारे में डिस्कस करें, और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सर, दो तरीके के मोटापे होते हैं। एक हम लोग जैसे देखते हैं कि कुछ लोग मोटे हैं, फिजिकली एक्टिव है, उन्हें कोई बीमारी एज सच नहीं है, और एक होते हैं ओबीस। तो किसको हम ओबीस की कैटेगरी में डालेंगे, किसको हम नॉर्मली फिट मोटापे या जिनका थोड़ा एक्स्ट्रा फैट है उस कैटेगरी में डालेंगे? थोड़ा डिफरेंस बताओ। इसके लिए सबसे आसान तरीका है हम बॉडी मास इंडेक्स को मेजर करें। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेशन होता है जिसमें वेट इन केजी इज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अगर आपका वजन 100 किलो है और आपकी हाइट 1.7 मीटर है तो 100 डिवाइड बाय 1.7 इंटू 1.7, जो भी उसका आंसर आएगा वो आपका बॉडी मास इंडेक्स हो गया। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से कम है तो आपको ओवरवेट कहेंगे, और 30 से ऊपर है तो आपको ओबीस कहेंगे, और 40 से ऊपर है तो आपको मॉर्बिडली ओबीस कहेंगे। तो यही एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं कि कौन ओवरवेट है और कौन ओबीस है। और ये बताना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप ओबीस हो जाएंगे या मॉर्बिडली ओबीस हो जाएंगे तो आपके अंदर बीमारियां डेवलप होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपके अंदर बीमारियां होने के, मोटापा संबंधित बीमारियां होने के चांसेस कम हैं। और सर, ओबेसिटी का जो मेन कॉज है वो लाइफस्टाइल ही है कि आप कैसा खाना खा रहे हो और कब, क्या आपकी स्लीपिंग साइकिल है, क्या है, वही मेन कॉज है? देखिए, ओबेसिटी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। ओबेसिटी के 3 मेन वजह हैं: जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर्स। मैं हर मरीज को यही समझाता हूँ। तो पहला तो हो गया जेनेटिक फैक्टर्स कि अगर आपके माँ बाप जनरली ओवरवेट हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके ओवरवेट होने के। वो तो हो गए जेनेटिक फैक्टर्स। सेकेंड हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोग ओवरवेट हैं, तो वहाँ पर अगर एक पतला इंसान भी जाएगा तो उसके चांसेस हो जाते हैं ओवरवेट होने के, बिकॉज ही स्टार्ट्स फिटिंग इन। एक और एग्जांपल मैं देता हूं कि एक बहुत मोटे घर में एक पतली लड़की जाती है तो चांसेस हैं कि वो मोटी हो जाएगी ओवर टाइम, बिकॉज एक बॉडी इमेज इशू है कि वो बॉडी इमेज नॉर्मलाइज होने लगती है, आप एक्सेप्ट करने लगते हैं कि मोटा होना ठीक है। तो ये हो गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और तीसरे होते हैं पर्सनल फैक्टर्स, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स हो गए फूड चॉइसेस, कि कुछ लोग सैलड्स खाते हैं खाने के साथ और कुछ लोग मीठा खाते हैं खाने के साथ, वो हो गए पर्सनल फैक्टर्स। कुछ लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और कुछ लोग नहीं करते हैं। बट पर्सनल फैक्टर्स का इफेक्ट सिर्फ 5 to 10% होता है आपके ओवरऑल वेट पे। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जेनेटिक फैक्टर्स का, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते। सर, अगर हम चेंज ही नहीं कर सकते तो फिर हम इसका इलाज कैसे करेंगे? अगर कोई बहुत मोटा है ड्यू टू जेनेटिक्स, जैसे आपने बताया पेरेंट्स की वजह से उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो है, बॉडी खाना कम पचाती है, फैट ज़्यादा बनाती है, तो उसका इलाज कैसे करें फिर? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना है कि मोटापा एक बीमारी है। मोटापा शराब या सिगरेट की तरह कोई आदत नहीं है जिसे छुड़वाया जा सकता है। ये सबसे ज़रूरी बात है मोटापे के बारे में समझने के लिए, कि मोटापा बीमारी है और ये मेटाबॉलिज्म की बीमारी है। एक और तरीका इसको समझाने का है कि एक माँ बाप के 5 बच्चे हैं, पाँचों बच्चे सेम ही खाना खाते हैं, पाँचों का वजन अलग है। आपने कुछ लोग ऐसे ज़रूर देखे होंगे जो पूरे दिन खाना खाते हैं फिर भी पतले हैं। इसका मतलब खाने का डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं हुआ ओबेसिटी से, कुछ और भी है, वो चीज़ है मेटाबॉलिज्म। अब आपका क्वेश्चन ये है कि इस मेटाबॉलिज्म को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसका एक मल्टी प्रोंग्ड, मल्टी फैक्टोरियल ट्रीटमेंट होगा। आपको डाइटरी चेंजेस भी करने पड़ेंगे, हमें लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ेंगे, बट उसके साथ साथ हमें दवाइयों या इन एक्सट्रीम केसेस सर्जरी की हेल्प भी लेनी पड़ेगी। तभी हम इस मेटाबॉलिज्म को परमानेंटली करेक्ट कर सकते हैं। अब आप अगर एक डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वो डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ देता है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। क्या आप ब्लड प्रेशर ठीक होने के बाद ब्लड प्रेशर की दवाई बंद कर देंगे? चलती रहेगी वो तो। अब आपको शुगर हो जाती है और आपको मैं शुगर की दवाई देता हूँ, आपकी शुगर ठीक हो जाती है, क्या आप शुगर की दवाई बंद कर देंगे क्या? तो अगर मैं आपका मोटापा ट्रीट करता हूँ, मोटापा ट्रीट करने के लिए आपको डाइटरी चेंजेस बताता हूँ, साथ में कोई दवाई देता हूँ, वो दवाई बंद तो नहीं कर सकते आप। या मोटापा ट्रीट करने के लिए आप कहें कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन के अलावा कोई और तरीका बताएं, जो भी वो तरीका होगा वो लाइफ लॉन्ग होगा, बिकॉज मोटापा एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। इट्स अ क्रॉनिक रिलैप्सिंग रिमिटिंग डिजीज, तो उसका ट्रीटमेंट भी तो क्रॉनिक ही होगा। सर, ऐसी कौन सी स्टेज आती है जब, जैसे मान लो किसी को मोटापा कम करना है, आदमी एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, रनिंग करेगा, बट ऐसी कौन सी स्टेज है कि आप रेकमेंड करते हो सर्जरी करवाओ?
पहली बात तो हमें ये समझनी है कि मोटापा ट्रीट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ओबेसिटी। एक कहावत है, यू कैन नॉट आउटरन अ बैड डाइट। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इज मेंट फॉर फिटनेस, इज मेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, आपका कार्डियक हेल्थ बढ़ जाएगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, बट आपका वेट कम नहीं होगा एक्सरसाइज से। ऑन द कॉन्ट्रेरी, एक्सरसाइज करने से आपका मसल मास इंक्रीज होगा और आपकी अपटाइट बढ़ जाएगी, तो आपका वेट बढ़ेगा एक्सरसाइज करने से। एक्सरसाइज हम करते हैं फिटनेस के लिए। डाइटरी मैनिपुलेशन या कम खाना खाने से बहुत लिमिटेड इफेक्ट ला सकते हैं आप अपने वेट में। तो किस स्टेज पे हम डिसाइड करेंगे कि उसको कोई फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन या कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो तो सिर्फ मरीज़ ही डिसाइड कर सकता है। हमारे पास ऐसे भी मरीज़ आते हैं जो 200 किलो के हैं और जिनको लगता है शायद उन्हें कोई ट्रीटमेंट की अभी भी ज़रूरत नहीं है। और कोई मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो 80 किलो के होते हैं, जो एलिजिबल नहीं है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी आप सर्जरी कर दो बिकॉज हम अपने वजन से परेशान हैं। तो ये तो इंडिविजुअल है, हर एक को डिसाइड करना पड़ेगा कि उसकी कब परेशानियां बढ़ जाती हैं। बट मेडिकली वी शुड बी स्टार्टिंग फार्माकोलॉजिकल, मतलब दवाइयों का ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट जब आपका BMI 30 से ज़्यादा होने लगता है, तब हमें ये कंसिडर करना ज़रूरी है। सर, अगर जैसे आजकल बहुत सारी डाइट्स या फिर जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, कीटो डाइट हो गई, तरह तरह की डाइट आ गई हैं। कुछ कहते हैं हर 2 घंटे में कुछ खाओ, कुछ कह रहे हैं कार्ब्स कम खाओ, प्रोटीन ज़्यादा खाओ। तो अगर हम इन डाइट्स पे जाते हैं तो क्या ये ओबेसिटी ठीक नहीं कर सकती डाइट्स? देखिए, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो चुकी है। कीटो डाइट्स के ऊपर, 5-7 डाइट्स के ऊपर, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। आपने इन जर्नल्स का नाम सुना होगा, लांसेट, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट जर्नल्स है, इनमें रिसर्च हो चुकी है। व्हाट मैटर्स इज कि आप पूरे दिन में कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। अब वो सारी कैलोरीज आप 2 घंटे में खा रहे हैं या 4 घंटे में खा रहे हैं या 3 बार में खा रहे हैं, इट डज नॉट मैटर। द टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज यू कंज्यूम इन अ डे मैटर्स, एंड किस टाइप की कैलोरीज है, उस कैलोरीज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कार्ब्स कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं और फैट्स कितने हैं, वो डिपेंड करता है। आप किस तरह से खा रहे हैं, 2 घंटे में खा रहे हैं, 4 घंटे में खा रहे हैं, दैट डज नॉट रियली मैटर। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज एज गुड एज हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन 3 टाइम्स अ डे। तो अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप 500 कैलोरी खा रहे हैं दिन में, तो आप 500 वैसे भी खा लें तो भी उतना ही वेट लॉस होगा। वेट लॉस में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, चाहे आप मल्टीपल टाइम्स खाना खाएं, बट कम खाएं। बट सर, कैलोरी इनटेक होना कितना चाहिए आइडियली? हर बॉडी के लिए डिफरेंट है। कैलोरी इंटेक डिपेंड्स ऑन योर हाइट एंड योर बिल्ट, बट एज अ रूल ऑफ थंब बेसिक्स आप समझ सकते हैं कि एक फीमेल की कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑन एन एवरेज 1700 से 2000 समझ लें, और एक मेल की 2000 से 2500 समझ लें। बट देन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यू डू। अगर एक रिक्शे वाला है जो पूरे दिन रिक्शा चलाता है, उसको ज़्यादा चाहिए, बट एक ऑफिस वर्कर है जो सेडेंटरी जॉब करता है और एक कंप्यूटर पे काम करता है, उसे कम चाहिए। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।